हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9 फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए यूनियन बजट 2024 के महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। वित्त मंत्री संसद में बजट पेश कर दिया है, साथ ही अपने लेटेस्ट अपडेट आप यहाँ देख सकते हैं। इस बार का बजट जो है ये अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है इन्होंने पेश करके, और लगातार 7 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। वित्त मंत्री ने कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटन की घोषणा की है। देखिए, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चेट्टी को अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया था। रामासामी चेट्टी कंदासामी सन्मुख शेट्टी ने, ये सन्मुख शेट्टी के नाम से याद रखेंगे, 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। इनके लिए इनको याद किया जाता है। चलिए इसके हाईलाइट के बारे में जानते हैं 2024 के बजट के। तो देखिए, तीसरे कार्यकाल वाली पीएम मोदी नेतृत्व वाली सरकार का पहला बजट अभी थोड़ी देर में संसद में पेश किया है। यह पूर्ण बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य और घरेलू प्राथमिकताओं की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया यह बजट आर्थिक लचीलापन और समावेशी विकास को बढ़ावा देगा। साथ ही यह उम्मीद की जा रही है कि यह बजट स्थिरता और गतिशीलता के बीच संतुलन पैदा करेगा। प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, मानव पूंजी, भारत में अंतर्निहित ताकत इस देश की आर्थिक मदद के में अहम भूमिका निभाता है। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट पेश किया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार किसी वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस विशेष वर्ष के लिए सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण होता है। उम्मीद है कि केंद्रीय बजट 2024-25 एक दूरदर्शी एजेंडा प्रस्तुत करेगा। अब चलिए जानते हैं 2024-25 में मंत्रालयार आवंटन किसको क्या मिला है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा बजट जो है रक्षा मंत्रालय को दिया गया है, 6,21,940 करोड़ रुपए का। उसके बाद ग्रामीण मंत्रालय को दिया गया है 2,65,808 करोड़ रुपए का। फिर कृषि को दिया गया 1,51,851 करोड़ रुपए का। फिर गृह मंत्रालय को दिया गया 1,50,983 करोड़ रुपए का। फिर शिक्षा मंत्रालय को दिया गया 1,25,638 करोड़ रुपए। आईटी और संचार विभाग को मिला 1,16,342 करोड़ रुपए। वहीं स्वास्थ्य विभाग को मिला है 89,287 करोड़ रुपए। ऊर्जा विभाग को 68,769 करोड़ रुपए और सामाजिक कल्याण को 56,501 करोड़ रुपए। तो चलिए जानते हैं इस बार के बजट में क्या क्या सस्ता हुआ। तो मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं, कैंसर की दवाएं सस्ती हुई हैं, मोबाइल चार्जर सस्ते हुए हैं, सोना सस्ता हुआ, चांदी सस्ती हुई, सोलर पैनल सस्ते हुए, सोलर सेल सस्ते हुए, एक्सरे मशीन सस्ती हुई, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी सस्ती हुई है, चमड़े के जूते, पर्स, चप्पल, अमोनिया नाइट्रेट, पीवीसी फ्लेक्स बैनर और प्लास्टिक के सामान और लेदर के सामान, प्लेटिनम, ये सब सस्ते हुए हैं। चलिए इसके बजट 2024 का अनुमान देखिए। उधार के अलावा कुल प्राप्तियां जो हैं ये 32.07 लाख करोड़ रुपए हैं। कुल खर्च जो है इस बार का 48.1 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। इसमें शुद्ध कर प्राप्ति यानी टैक्स से मिला पैसा है जो 25.83 करोड़ रुपए का है। इस बार का जो राजकोषीय घाटा है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 4.9% है। विकसित भारत, ये है विकसित भारत की खोज में 9 बजट प्राथमिकताएं। देखिए, तो पहले क्या हुआ है, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल पे ध्यान दिया गया है। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय की बात की गई है।
विनिर्माण एवं सेवाएं की बात की गई है, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, अगली पीढ़ी के लिए सुधार। देखिए, टोटल टैक्स 25.38 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% होने का अनुमान है। 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और शुद्ध बाजार से उधार क्रमशः 14.1 लाख करोड़ रुपए का लिया गया है और 11.63 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। चलिए, कृषि क्षेत्र के लिए क्या खास है, तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसानों द्वारा खेती की गई 32 क्षेत्रीय बागवानी फसलों की नई 109 उपज वाली और जलवायु लचीली किस्में जारी की जाएंगी। अगले 2 वर्षों में प्रमाणन और ब्रांडिंग के साथ देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा। देखिए, प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यक आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि के कवरेज के लिए लागू किया जाएगा। चलिए, अब जानते हैं एक्साइज ड्यूटी के बारे में, सीमा शुल्क प्रस्ताव के बारे में। तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि घरेलू विनिर्माण, गहन और स्थानीय मूल्य संवर्धन, निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सरलीकरण करना, साथ ही सामान्य जनता और उपभोक्ताओं के हित को सुरक्षित रखना ही हमारा प्रस्ताव है। चलिए देखिए, एंजल टैक्स जो है ये खत्म हो गया है। अब पूर्व बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेशकों के लिए एंजल टैक्स खत्म करने की घोषणा की गई है। अप्रत्यक्ष कर पर क्या बोली वित्त मंत्री, यानी जीएसटी पे बात करते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी ने आम आदमी पर भार कम किया है, व्यापार और उद्योग के लिए अनुपालन बोझ और रसद लागत को कम किया है। केंद्र और राज्य सरकार राजस्व में वृद्धि हुई है। देखिए, अब कारोबार में आसानी होगी, तो कारोबार में आसानी के बढ़ाने के लिए हम पहले से ही जन विश्वास विधेयक 2.0 पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा राज्यों को उनके सुधार, व्यापार सुधार कार्य योजनाओं और डिजिटलीकरण के कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश, पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश ने अर्थव्यवस्था पर मजबूत गुणस्तरीय प्रभाव डाला है। 11,11,111 करोड़ पूंजीगत व्यय हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है। नई पेंशन योजना लॉन्च की गई है, तो कौन कौन सी, देखिए, एनपीएस ने यानी नेशनल पेंशन स्कीम की समीक्षा करने वाली समिति ने अपने काम में काफ़ी प्रगति की है। एक रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ ऐसा समाधान विकसित किया जाएगा जो आम नागरिकों को सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए प्रासंगिकता के मुद्दों को संबोधित करता हो। अब टैक्स स्लैब जान लेते हैं इस बार का। तो देखिए, नई आय जो है, नई आय दर 3 लाख पर 0 से 3 लाख पर 0%, इससे पहले ये 2.5 लाख तक था। 3 से 7 लाख तक 5%, ये पिछली बार 2.5 लाख से 6 लाख रुपए तक था। 7 लाख से 10 लाख पर 10%, जो पिछली बार 7 लाख से 6 लाख से 10 लाख तक था। 10 से 12 लाख पर 15% का टैक्स लगेगा, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख प्लस पर 30% का टैक्स देना होगा नई टैक्स स्लैब के अनुसार। चलिए देखिए, जानते हैं बजट के हाईलाइट में। तो देखिए, कैंसर मरीजों के लिए 3 और दवाओं पर सरकार ने पूरी तरह से हटाया सीमा शुल्क। सरकार ने बजट में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन से संबंधित 3 नई परियोजना की घोषणा की है। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण पर ब्याज में मदद करेगी सरकार। फाइनेंशियल ईयर 2025 राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% आंका गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 तक व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपए देखा गया है।
अगले साल तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में प्राप्तियां 32.07 करोड़ रुपए देखी गई हैं। इतने रुपए टैक्स से आएंगे और बाकी जो बचे हैं वे कहीं ना कहीं से उधार लिए जाएंगे। देखिए, सभी वित्तीय और गैर वित्तीय उपकरणों पर दीर्घकालिक कैप लाभ 12.5% लगेगा। दीर्घकालिक कैप लाभ कर लाभ छूट सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दी गई है। 1 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध वित्तीय संपत्तियां दीर्घकालिक होगी। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ 10% से बढ़ाकर 12.5% हो गया है। देखिए, मुद्रा ऋण की सीमा 20 लाख रुपए हो गई है। अब पिछले उधारकर्ताओं के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। घरेलू संस्थानों में 10 लाख तक के उच्च शिक्षा ऋण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है और दिवाला और दिवालियापन संहिता यानी IBC के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी प्रणाली की घोषणा की गई है। इस वित्त में इस बार बाढ़ प्रबंधन के लिए भी घोषणा की गई है। तो देखिए, वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है कि बिहार अक्सर बाढ़ से प्रभावित होता है और नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण के लिए योजना की प्रगति पर कमी पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने अनुमानित 11,500 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता आवंटित करेगी। हर साल बाढ़ का सामना करने वाले असम को बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी। व्यापक बाढ़ क्षति का सामना करने वाले हिमाचल को बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए समर्थन मिलेगा। चलिए, इसमें 25,000 छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो किस चीज़ की तो बताते हैं। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा है कि 25,000 युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेंड किया जाएगा। फसलों के लिए अनुसंधान आधारित सेटअप। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए और जलवायु प्रतिरोधी फसलों के लिए अनुसंधान आधारित सेटअप की घोषणा की है। 32 श्रेणियों में 109 जलवायु प्रतिरोधी फसलें विकसित और जारी की जाएंगी। बात करते हैं MSME के। तो देखिए, MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की गई है। MSME पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि MSME को टर्म लोन की सुविधा के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी। यह योजना ऐसे MSME के क्रेडिट जोखिमों को कम करने का काम करेगी। एक स्व वित्त पोषण गारंटी निधि प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ रुपए तक का कवर प्रदान करेगी। चलिए देखते हैं यूनियन बजट 2024-25 में बिहार को क्या मिला है, क्योंकि बिहार ही सबसे हाईलाइट राज्य था इस बार। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के लिए कुछ खास हैं। सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को ऋण के 3% तक ब्याज छूट सीधे ई-वाउचर प्रदान करेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना बनाई गई है। चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो देखिए, नई आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025 में 15,000 करोड़ रुपए का वित्त समर्थन दिया जाएगा। स्पेशल पैकेज मिला है। बिहार में नई हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और बुनियादी खेल ढांचे की स्थापना की जाएगी। विनिर्माण के क्षेत्र में 30 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने विनिर्माण के क्षेत्र में सृजन को बढ़ावा देने के लिए इसे पहली बार काम करने वाले श्रमिकों को रोजगार से जोड़कर एक योजना की घोषणा की है। यह योजना रोजगार के पहले 4 वर्षों के लिए कर्मचारी और नियोक्ताओं दोनों को EPFO के योगदान के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इससे 30 लाख युवाओं को लाभ होने की उम्मीद है। सरकार नियुक्तियों को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के EPFO में योगदान के लिए 2 साल तक प्रतिमाह 3,000 की प्रतिपूर्ति करेगी। देखिए, वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटन की घोषणा की है, जिसमें ऑटोमोबाइल, विशेष रूप से प्रवेश स्तर के लिए दोपहिया और ट्रैक्टर की ग्रामीण मांग को
लाभ हो सकता है। चलिए देखते हैं, आंध्र प्रदेश को बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है 15,000 करोड़ रुपए का। और बिहार के लिए सड़क निर्माण के लिए 26,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। और साथ ही 2 नए एक्सप्रेसवे का भी ऐलान किया गया है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती मिलेगी बिहार में। युवाओं को ईपीएफओ के तहत रोजगार दिए जाने की घोषणा की गई है। देखिए, 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है। रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये 5 योजनाएं 4.1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार पर केंद्रित होगी। बात करते हैं इसमें महिलाओं को क्या मिला, तो देखिए, इंडियन बजट 2024 में महिलाओं और किसानों को विशेष ध्यान। वित्त मंत्री ने कहा है कि लोगों ने हमारी सरकार को भारत की मजबूत विकास, सर्वांगीण समृद्धि के पथ पर ले जाने का अनूठा अवसर दिया है। जैसा कि अंतरिम बजट में कहा गया था, हमें गरीबों, महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। कृषि क्षेत्र में बड़ा ऐलान, दालों और बीजों के उत्पादन को मजबूत करने के लिए एक मिशन शुरू करना। औपचारिक क्षेत्र में नए प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 1 महीने का वेतन प्रदान करें। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देखिए, वित्त मंत्री ने इस बार का बजट पेश करने के साथ ही अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इस बार का बजट पेश कर एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज किया। इन्होंने लगातार 7 बार बजट पेश किया है। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार बजट को पेश किया था। इन्होंने 2019 में पूर्ण बजट, 2020 का पूर्ण बजट, 2021 का पूर्ण बजट, 2022 का पूर्ण बजट, 2023 का पूर्ण बजट और 2024 का अंतरिम बजट। अंतरिम बजट मतलब सरकार जैसे चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करती है, और 2024 का पूर्ण बजट पेश किया था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।